अगला टॉपिक है शाही नौसेना का विद्रोह। क्या है इस विद्रोह में, जरा देखें। शाही नौसेना इंग्लैंड की नेवी थी जो जिसमें भारतीय सैनिक थे, भारतीय सैनिक भी थे। ये विद्रोह समय के आधार पर 46 में हुआ, स्थान के आधार पर बंबई और कराची में हुआ। कारण था भारतीय सैनिकों के साथ होने वाला भेदभाव। ठीक। विद्रोह को दबाया, शांत कैसे किया गया, तो पटेल और जिन्ना के कारण ये शांत कराया जा सका। ठीक है। और इसका मूल्यांकन करेंगे तो कहेंगे कि प्रश्न प्री में ऐसा बनता है कि भारत का वो कदम, भारत की वो घटना जिसने अंग्रेजों को अंदर से मैसेज दे दिया कि यही था जो अभी तक हमें यहाँ पर स्थापित किए हुए था, ये भी रिवोल्ट में है, विद्रोह में। इसका मतलब अब हमारे लिए कोई भी समर्थन नहीं बचा। और बिल्कुल ठीक था। कोई भी यूरोपियन देश किसी भी दूसरे देश पर तभी कब्जा कर सकता था, बनाए रख सकता था, जब उसकी नेवी उसके साथ होती। भारत में कभी भी अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों पर भरोसा कभी नहीं किया, लेकिन इंडियन रॉयल नेवी पर भरोसा उनका पूरा था, जिससे उन्होंने इस कब्जे को हमेशा जिंदा रखा। अब उस नेवी ने मैसेज दे दिया कि बात मत बनेगी, अब खत्म हो चुकी। कारण भी समझ में आ गया। ठीक है। तो यही है शाही नौसेना का विद्रोह। लिख पाएंगे आराम से। जो व्यक्ति था जिसको जिसकी वजह से ये शुरू हुआ था, बीसी दत्त। शाही नौसेना किस जहाज पर सवार थी, तो शुरुआत हुई थी आईएनएस तलवार से लेकर। वहां पर करीब 1100 सैनिक थे। उन सैनिकों के विद्रोह से शुरू हुई कहानी। आईएनएस तलवार। ठीक है। चलिए, समय भी लिख लिया आपने, फरवरी 46 की घटना है। ठीक है। फिर अब कुल मिलाकर हम 1946 में प्रवेश कर चुके हैं। तो 1946 में भारत में क्या क्या होने वाला है। युद्ध वहां समाप्त हो चुका है। 45 हम जानते हैं कहां पर, जापान और अमेरिका में युद्ध समाप्त है। इंग्लैंड में चुनाव हुए और उन चुनाव में प्रचार के दौरान क्लीमेंट एटली नामक प्रत्याशी था, जो प्राइम मिनिस्टरशिप का, जो लेबर पार्टी से था। उसने कहा कि अगर हम जीतते हैं तो हम भारत को आजाद कर देंगे। ठीक। और यही हुआ कि क्लीमेंट एटली जीते, विंस्टन चर्चिल चुनाव हार गए। एटली ने अपने वादे के अनुसार भारत की आज़ादी को कहा कि हम देंगे, लेकिन उसका एक तरीका है, पावर ट्रांसफर करनी होगी किसी ना किसी को। तो ट्रांसफर किसे करेंगे, कैसे करेंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा, इस सब के लिए हमें एक मिशन भारत भेजना होगा, जो इन सब पर प्लानिंग करके आएगा। तो कैबिनेट मिशन 1946 समय आने का कारण भारत की आज़ादी के प्रारूप को भारतीयों से मिलकर तय करना, दिशा को तय करना, दशा को तय करना कि कैसे काम करना है। इसलिए कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा है। कैबिनेट मिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि सबके सब मेंबर क्या हैं, कैबिनेट, ब्रिटिश कैबिनेट का हिस्सा है। इनमें से एक तो पुराना आदमी है, स्टेफर्ड क्रिप्स, इसको आप जानते हैं। ए बी अलेक्जेंडर, ये कौन है, रॉयल नेवी का हेड था, जो चूंकि रिवोल्ट अभी खत्म ही हुआ था। और तीसरे थे भारत सचिव, उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है, पैथिक लॉरेंस है। और तीनों ही अनुभवी व्यक्ति हैं। स्टीफर्ड क्रिप्स तो भारत के लिए पहले भी काम कर चुके थे, तो स्वाभाविक बात थी। ये सब भारत आए, पर्पज मैंने आपको बता ही दिया है।
तो मिशन की सिफारिशें क्या क्या थी वो आपको लिखनी है। कहा कि भारत का एक अखिल भारतीय संघ होना चाहिए, एक ऑल इंडिया फेडरेशन यूनियन होनी चाहिए, जिसमें ब्रिटिश भारत और देसी राज्य सभी सम्मिलित होंगे, जिसमें विदेश ब्रिटिश भारत जहां अंग्रेजों का कब्जा था वो, और देसी राज्य जो शासन से मुक्त थे वहां भी ये होना चाहिए। संघ का अपना एक विधानमंडल होगा, यानी आज की संसद होगी, जिसके पास संघीय विषय होंगे, जिसके पास संघीय विषय में कानून बनाने की शक्ति होगी, जबकि अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होंगी। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होंगी। प्रांतों को भी अपनी कार्यपालिका और विधायिका को बनाने का अधिकार होगा। और इसमें पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। कहीं से भी पाकिस्तान नहीं दिखाई देता। भारतीयों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और भारत में संविधान सभा जो कैबिनेट मिशन देती वो हमने स्वीकार कर लिया। ट्रिप्स वाली स्वीकार नहीं की थी हमने, कैबिनेट मिशन वाली संविधान सभा स्वीकार कर ली। और इस सभा का चुनाव इसी कमीशन की सिफारिश के आधार पर हुआ, मिशन की सिफारिश के आधार पर। कांग्रेस ने प्रस्ताव स्वीकार किए। आरंभ में मुस्लिम लीग ने भी स्वीकार किया, लेकिन बाद में वह मना करते। यद्यपि लीग संविधान सभा के चुनावों में शामिल हुई, अंतरिम सरकार में नहीं। बाद में यहां भी होगी, अंतरिम सरकार में नहीं, लेकिन बाद में सम्मिलित हुई। ये है आपकी कैबिनेट मिशन, उसके प्रस्ताव और उस पर प्रक्रियाएं। ठीक है, तो लीग क्या कर रही है? मना करती है। क्योंकि पाकिस्तान नहीं था, उन्होंने कहा कि नो। और जैसे संविधान सभा के चुनाव हुए, आपको पता है कि 389 में से लीग को कितनी सीटें मिली थी? केवल 73। अब 73 सीटों के साथ अगर अंतरिम सरकार में जाएंगे तो चलेगी किसकी? कांग्रेस की या लीग की? लीग को समझ में आ गया था बात। और सरकार में जाते हैं तो फिर इसका मतलब तैयार है कि आप पाकिस्तान नहीं चाहिए आपको। तो इन दो कारणों से लीग मना कर देगी कि हम अंतिम सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार ने हमें कोई ऑप्शन नहीं छोड़ रखा कि हम पाकिस्तान के लिए कार्यवाही करें, अपने पाकिस्तान के लिए कार्यवाही करें। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिशों को आधा अधूरा स्वीकार करने वाली लीग ने क्या अपनाया? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे अपनाया। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्या है?
कैबिनेट मिशन प्रस्तावों से सहमत लीग ने पृथक राष्ट्र पाकिस्तान के लिए जो हिंसा की, सुनियोजित हिंसा की और जो प्रयास किए, उसी को ही कहा जाता है डायरेक्ट एक्शन डे। तो लीग ने मनाया और 46 में ही मनाना शुरू कर दिया। तो जहां जहां लीग की सरकारें थी, वहां वहां कार्रवाई के नाम पर हिंसा हुई, यानी सरकार स्वयं शामिल थी इन दंगों में, क्योंकि दंगे वहीं हो रहे थे जहां लीग की सरकारें थी और दंगे ज्यादा हुए। दंगों का सर्वाधिक असर पाकिस्तान वाले पंजाब में और बांग्लादेश वाले, पश्चिम बंगाल वाले बांग्लादेश में असर ज्यादा था। बांग्लादेश में भी और इधर कलकत्ता के पास का इलाका भी। ये दो बड़े सेंटर थे लीग के कार्यवाही के। और व्यापक पैमाने पर हिंसा, लूटपाट हुई और वहां से लोगों को भगाना शुरू कर दिया गया। तो आरंभ में तो पाकिस्तान में ही प्रतिक्रियाएं हुई, लेकिन जैसे ही भारत खबर पहुंची कि भारत के लोगों को, हिंदू लोगों को, सिखों को वहां मार काट कर भगाया जा रहा है, फेंका जा रहा है, तो जहां जहां भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक थे, हिंदू बाहुल्य था, वहां वहां दंगे शुरू हुए। तो लीग के उस प्रत्यक्ष कार्यवाही से भारत में भी प्रतिक्रिया शुरू हुई। जैसे गढ़मुक्तेश्वर का दंगा बहुत पॉपुलर हुआ, नोआखली का दंगा बहुत बैडली पॉपुलर है, अलीगढ़ में भी, मुरादाबाद में भी, यानी जहां जहां भी मुस्लिम थोड़े से ताकतवर हैं या संख्या में हैं, वहां वहां ये समस्या ज्यादा हुई। ठीक है। अंतरिम सरकार में चूंकि रक्षा मंत्री कौन है, होम मिनिस्टर कौन है, तो होम मिनिस्टर तो पटेल साहब है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि बंद करें। पटेल ने पूरी कोशिश की, लेकिन मुश्किल वही था कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ और यहाँ तो लीग के हाथों में था, तो चाह के कुछ नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे सेना की अनुमति दो प्रयोग करने की, तो माउंटबेटन ने ये मना कर दिया कि नहीं, सेना की अनुमति नहीं मिलेगी आपको इसमें। तो बोला कुछ हो भी नहीं सकता फिर, क्योंकि पुलिस तो राज्य के हाथ में है, नहीं सुनेंगे हमारे। तो हिंसा होती रही, उसकी आंच दिल्ली तक आई, क्योंकि इन दंगों के लिए कुछ कट्टर हिंदुओं ने गांधी को जिम्मेदार मान लिया, तो गांधी पे भी कुछ अटैक होने की कोशिश करी जाएगी। अंततः माउंटबेटन गांधी से ही मिले और कहा कि नोआखली में आप ही हैं जो सब काम कर सकते हैं। गांधी ने उनकी प्रस्ताव को माना और गांधी कहाँ चले गए, नोआखली पहुंचे, और गांधी ने अपनी क्षमता के हिसाब से वहां शांति स्थापित करा दी। ठीक। तब गांधी को यहाँ माउंटबेटन ने क्या कहा, वन मैन बाउंड्री फोर्स। ठीक है। लेकिन ये दंगे भारत पाकिस्तान के बंटवारे और उसके बाद भी चलते रहे, ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस चलता रहा। ठीक है। तो कुल मिलाकर कहना यह है कि इस कार्रवाई दिवस का परिणाम क्या हुआ, भारत का विभाजन। लीग अपने इस कार्रवाई दिवस से भारत का विभाजन करने में सफल रही, करवाने में सफल रही। गांधी, नेहरू, पटेल, जिन्ना, माउंटबेटन सब हाथ खड़े कर चुके हैं और लाखों लोगों को मरते हुए देख रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। तो फिर यही विकल्प हुआ कि जिन्ना नहीं मानेगा, क्या कर दिया जाए, घोषणा कर दी जाए। तो ये है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस लीग के द्वारा। 16 अगस्त 1946 का डेट है जब ये घटना शुरू हुई। 16 अगस्त 1946 की घटना है, कलकत्ता से शुरू हुई चीज। कहा जाता है कि इस पूरे दंगे में 1,80,000 लोग मारे गए और
लगभग 1,10,000 लोग शरणार्थी बने। यानी जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान गए और हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत आए। तो 1,80 का मरना और 1,10 का शरणार्थी हो जाना, ये विश्व का दुनिया के कुछ एक शरणार्थी या दंगों में से एक माना जाता है। शेल्टर की समस्या बनी। क्लियर है? चलिए, तो जैसा मैंने कहा कि लीग सब क्यों कर रही है, क्योंकि लीग को पता है कि अब उनके पास करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि ना तो ये अंग्रेज, ना ही नेहरू, ना ही गांधी और ना ही पटेल क्या नहीं करेंगे, हमें पाकिस्तान नहीं देंगे। तो यही एक विकल्प बचा है, इसलिए प्रत्यक्ष कार्रवाई करनी पड़ेगी आप, है ना। जैसा मैंने कहा कि बीच में लीग सरकार में नहीं आई। कौन सी सरकार में नहीं आई? अंतरिम सरकार में नहीं आई। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा यही बनेगा। कैबिनेट मिशन के सिफारिशों के आधार पर, प्रस्तावों के आधार पर भारत को सत्ता सौंपनी थी। उसके लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया और इस सरकार में कौन लोग आए जिनका संविधान सभा में चुनावों में परफॉर्मेंस था। तो संविधान सभा चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस निकल कर आई थी। तो इसलिए सत्ता या इस सरकार के उपाध्यक्ष के तौर पर, अध्यक्ष तो वायसराय ही था बेसिकली, तो उपाध्यक्ष के तौर पर जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे। गांधी ने पटेल को कहा कि तुम छोड़ दो, नेहरू को आने दो आगे, जबकि पटेल पहली चॉइस थे सभी कांग्रेस मंत्रिमंडलों की। पूरे भारत जितने भी कांग्रेस के, जितने भी लोकल स्टेट्स कांग्रेस जो कमेटीज थी, वो सब पटेल को नंबर 1 देखना चाह रही थी, लेकिन गांधी ने नेहरू को आगे कर दिया। खैर, तो उपाध्यक्ष नेहरू बने। तो वो लिखना होगा कि सरकार कैसे बनी। तो कैबिनेट मिशन के आधार पर जो संविधान सभा के चुनाव हुए, उन चुनावों में जिन पार्टी को जीत मिली वो लोग इसमें शामिल होते हैं। और पद का बंटवारा भी होता है। लगभग 12 लोग थे पहले दौर में। पटेल को गृह मंत्री मिला, पटेल साहब को। बलदेव को रक्षा मंत्री का दर्जा मिला। तो इस तरह से वो चर्चा, आपको पता है किसको क्या मिला है, वो लिख देना है। और लास्ट में लिखेंगे कि लीग शामिल नहीं हुई, लेकिन माउंटबेटन के समझाने पर लीग बाद में शामिल हुई। और जब बाद में शामिल हुई तो वित्त मंत्रालय लियाकत अली साहब को देना पड़ा। किसको मिला? लियाकत अली। एक हिंदू भी थे इसमें, जोगेश्वर मंडल समथिंग नाम था उनका। हाँ, जोगेंद्र नाथ मंडल, जो लीग की तरफ से इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, तो उन सबके नाम तो नहीं लिखने हैं। जैसे मौलाना को क्या मिला, अरुणा सैफ अली को क्या मिला, राजेंद्र प्रसाद को क्या मिला। क्योंकि अंतिम सरकार है, सरकार में मंत्री तो बताने ही पड़ेंगे। तो जितने मंत्री बता देंगे उतना ही हमें ये अच्छा आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो कहा जाता है कि सत्ता अंग्रेजों ने किसको सौंपी? इसी अंतरिम सरकार के हवाले की। ठीक है, तो 2 सितंबर 1946 को सरकार बनी थी। 2 सितंबर 1946 का इसका समय है। 12 लोग थे इसमें शुरुआत में, लेकिन लीग के बाद में 5 मेंबर आए। इस तरह से कुल मिलाकर अंततः सरकार की संख्या हुई 14। इसमें कांग्रेस के 6, लीग के 5, एक ईसाई, एक पारसी, एक सिख। ठीक है, लीग क्यों शामिल हुई? और लिखना चाहे तो और लिख देंगे। क्या लीग मान गई थी कि पाकिस्तान नहीं चाहिए? नहीं, लीग इसलिए शामिल हुई क्योंकि ये देख रही थी कि लीग हमारे कामों को ये सरकार आदेशों की तरह रुकवा दे रही है। तो इसका काम था कि पृथक पाकिस्तान की मांग के लिए दबाव डालना। और कैसे दबाव डाला
कि वित्त मंत्रालय लियाकत अली को दे दिया, क्योंकि ये दो तो मिल नहीं सकते थे। तो जब भी कोई प्रस्ताव यहाँ से पारित होता, वित्त मंत्री होने के नाते फाइल यहाँ से पास होनी चाहिए थी, लेकिन लियाकत अली उस फाइल को रोक देता था। तो इस तरह से हर काम में अड़ंगा डालना था। वो पर्पज वही था कि भैया हम तो ऐसे अड़ंगा डालेंगे पाकिस्तान बना के, तो ठीक है। तो कांग्रेस की लोकप्रियता को कम करना, उनकी इमेज को खराब करना और पाकिस्तान की मांग के लिए दबाव डालना, ये लीग के शामिल होने के उद्देश्य माने जाते हैं। ठीक है, चलिए इसी बीच में भारत की आज़ादी की घोषणा होनी है 20 फरवरी 47 को। प्राइम मिनिस्टर एटली क्या कहते हैं कि हम भारत को आज़ाद कर रहे हैं और आज़ादी का जो अंतिम ड्राफ्ट होगा उसे लेकर हम माउंट बैटन साहब को भेज रहे हैं। ठीक है, ये काम लॉर्ड वेवेल भी करा सकते थे, लेकिन मुश्किल ये थी कि सबको पता था कि लीग मानेगी नहीं, और लीग जो मांग रही है वो नेहरू और गांधी नहीं मानेंगे। तो कौन है जो मना सकता है इनको? एक ही आदमी है जो इन्हें पहले से जानता है, और वो है माउंट बैटन, क्योंकि गांधी के शुरुआत सॉरी नेहरू के काफी शुरुआती दिनों के साथ ही रहे हैं स्टडी के टाइम में। लेडी माउंट बैटन तो उनके साथ ही पढ़ती थी, तो उस नाते एक पारिवारिक रिश्ता भी था। तो शायद एक बड़ा कारण था कि उनको भेजा गया। तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए, क्या लेकर आए? माउंटबेटन प्लान लेकर भारत पहुंचे, जिसके आधार पर भारत का विभाजन होना था। तो माउंटबेटन प्लान के आधार पर ही भारत का विभाजन किया गया। आजादी नहीं मिली इससे, आजादी तो क्लीमेंट एटली घोषणा कर चुके हैं, आजादी के लिए अलग प्रस्ताव जाएगा। माउंटबेटन प्लान को जब वर्ड प्ले करते हैं तो इसको मन बाटन प्लान भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि ये भारत के दो टुकड़े करने में काम आएगा। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान सामने आया। समय लिखेंगे इसका 3 जून 47। ठीक है, लीग के प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस और दंगों के चलते माउंटबेटन ने निर्णय लिया कि देश का बंटवारा ही एकमात्र विकल्प है। यद्यपि अंतिम प्रयास के रूप में गांधी ने जिन्ना को अंतरिम सरकार का नेता भी घोषित कर दिया था, क्योंकि गांधी को लग रहा था कि जिन्ना अपनी महत्वाकांक्षा के लिए सब कर रहे हैं, तो बोला आप क्या करिए, सरकार आप चलाइए। लेकिन स्वयं जिन्ना ने इसका अपोज किया। तो माउंटबेटन प्लान को सबसे पहले स्वीकार किया पटेल ने, क्योंकि उन्हें पता था कि दंगे कैसे हो रहे हैं। उन्होंने नेहरू को तैयार किया, और इन सब ने मिलकर गांधी को तैयार किया। तो गांधी कह रहे थे कि बंटवारा तो मेरी लाश पर होगा। ठीक, तो 2 अप्रैल 97 को गांधी से माउंटबेटन मिले और अंततः गांधी विभाजन को स्वीकार कर लेते हैं। 3 जून 47 को ये प्लान प्रस्तुत कर दिया गया। क्या प्लान था? माउंटबेटन प्लान कि हिंदुस्तान के 2 टुकड़े, भारत संघ और पाकिस्तान बनेगा। जो संविधान तैयार हो रहा है
उसे सभी लोग मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे, केवल वही मानेंगे जो मानना चाहते हैं। उत्तर सीमा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जनमत होगा, यानी गफ्फार खां वाले इलाके में, वहां, और असम के सिलहट में जनमत होगा, यह पता लगाने के लिए कि वे कहाँ रहना चाहते हैं। और देसी रियासतें चाहे तो स्वतंत्र रह सकती हैं। यानी इस प्लान ने भारत के एक नहीं, कई टुकड़े करने का रास्ता खोल दिया था। ठीक है, और इस आधार पर भारत का बंटवारा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से भारत के इतिहास से आपके लगभग सभी संभावित प्रश्न अब तैयार हैं। अगर कुछ छूटता है तो उन्हें हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि कोई पार्ट पर लिखने की जरूरत है तो उसको लिखा जा सकता है।